अब स्टूडेंट जब मैं आपसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम की बात करता हूं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब है ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें सबसे पहली बात हम क्या करते हैं स्टूडेंट, असेंबलिंग करते हैं। असेंबलिंग का मतलब क्या, असेंबलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो भी तुमने आउटपुट उगाया, ठीक है, जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसको एक जगह पे असेंबल करना, असेंबल करके स्टोरेज करना। स्टोरेज कहां पे होता है स्टूडेंट, वेयर हाउसेज में स्टोरेज होता है। स्टोरेज करना बहुत जरूरी है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं समझाता हूं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और फार्मर का अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो है ही। देखो स्टूडेंट्स, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम तो की जाती है बट थ्रू आउट द ईयर ग्रो नहीं कर सकते। तो इनकी क्या होती है, इनकी बल्क प्रोडक्शन की जाती है। बल्क प्रोडक्शन करके क्या किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है सो दैट एक ल्यूक्रेटिव प्राइस आने तक, एक ठीक प्राइस आने तक हम वेट कर सके और जब एक हमें अच्छा प्राइस मिले तो हम उसे मार्केट में बेच सके। तो ये होता है स्टोरेज। एक तो ये फायदा है। दूसरा, इसको कई बारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टोर करती हैं, ठीक है। क्यों स्टोर किया जाता है, ताकि जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको कि किसी तरह का ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया या फेमाइन आ गया, उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने बल्क जो उन्होंने स्टोरेज किया होता है उसमें से सप्लाई करके मार्केट के प्राइस को फ्लक्चुएट होने से रोकती है, ठीक है। प्रोसेसिंग करना, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेजिंग करना। आप जानते हो कि बहुत तरह के जो प्रोडक्ट्स आज हम मार्केट में लेते हैं वो पैक्ड होते हैं, तो पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग देना कि भाई जैसे आप जैसे क्रीम लेने जाते हो मार्केट में, तो क्रीम होता है ना कि अलग अलग ग्रेड के होते हैं कि ये ऐसे स्किन वालों के लिए, ये ऐसे स्किन वालों के लिए। सेम अगर आप व्हीट लेने जा रहे हो मार्केट में, तो व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो कुछ 22 रुपए केजी भी होंगे, कुछ 25 रुपए, कुछ 50 रुपए। तो ग्रेडिंग करना कि किस तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ उनको ग्रो किया गया है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका कहां पे, अपने कंट्री के डिफरेंट रीजन में। तो मतलब ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, जो फार्मर की क्रॉप प्रोडक्शन से पहले से लेके फार्मर के एक्चुअल जो इनकम है वो रियलाइज्ड होने तक पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस है, उसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये इंप्रोवाइज होना बहुत जरूरी है क्योंकि फार्मर स्टूडेंट्स डिपेंड किस पे है, फार्मर की मेजर और सबसे बड़ी इनकम क्या है, फार्मर की इनकम ही क्या है, ये अब समझ रहे हो। फार्मर जो है उसकी इनकम क्या, फार्मर की पूरी इनकम है उसका एग्रीकल्चरल आउटपुट। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी कोई हिंड्रेंस आएगा, कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा, तो इट विल डायरेक्टली गोइंग टू इंपैक्ट फार्मर्स इनकम। ये फार्मर की इनकम को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और जितना स्मूथली ये प्रोसेस काम करेगा, जितना स्मूथली ये प्रोसेस काम करेगा, जितना सक्सेसफुली ये सिस्टम काम करेगा, ठीक है, फार्मर को अपनी इनकम अर्न करना क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का जो सेकंड मोटिव था या रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो हमारा सेकंड टारगेट है वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करना। समझो, फार्मर को तुमने क्रेडिट दिलवा भी दिया, आपने अपने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को बहुत ज्यादा क्या किया, बहुत ज्यादा फैलाया, ठीक है, फार्मर तक क्रेडिट पहुंचने लग गया, अच्छे इंटरेस्ट पे पहुंचने लग गया, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। कौन से पार्ट पे, एज फार एज कंसर्न विद द क्रेडिट पार्ट, ओके फाइन। बट स्टूडेंट, अब फार्मर क्रॉप को ग्रो कर रहा है, उसको समडे और दी अदर वो क्रेडिट वापस करना है। वो क्रेडिट वापस किसके बिहाफ पे करेगा, वो क्रेडिट उस बिहाफ पे वापस करेगा कि उसकी जो क्रॉप प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, उससे उसको इनकम कितनी रियलाइज होगी। जितनी बेटर इनकम उसको रियलाइज होगी उतना टाइमली वो अपने इंस्टॉलमेंट्स को रीपे कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी क्रॉप प्रोडक्शन टाइमली उसको अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रही है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, ठीक है, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, ये मार्केटिंग सिस्टम का ना होना, जहां पे फार्मर्स को ये नहीं पता कि जो क्रॉप मैं ग्रो कर रहा हूं इसको मैं अर्बन एरिया में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि मैं इनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं डिफरेंट रीजन पे, ठीक है। तो तब तक आप उसको कितना ही क्रेडिट क्यों ना दे दो, वो ओवर ड्यूज में कन्वर्ट होता जाएगा। हमने एक पढ़ी थी ना कि क्रेडिट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो रूरल बैंकिंग में क्या है, जिसमें हमने पढ़ा ग्रोइंग ओवर ड्यूज। ओवर ड्यूज क्यों है, क्योंकि फार्मर जो है वो मतलब एक तरीके से वो मीट नहीं कर रहा, वो मिल नहीं पा रहा, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, किससे, डायरेक्टली बायर से। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स के साथ धोखाधड़ी होती है, ठीक है, उनको कई बारी अपनी फसलों को बहुत सस्ते रेट पे बेचना पड़ जाता है। तो यहां पे जो मिडल मैन है उसका सारा फायदा होता है। तो अगर किसी भी तरीके से एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम को स्टैब्लिश कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब ये फार्मर और ये जो भी बायर है, इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करेगा, डायरेक्ट होगा। जो बीच में ये ऑब्स्टेकल के तौर पे जितने भी इंटरमीडियरीज आ रहे हैं
जो फार्मर को एक्चुअली में उसकी पोटेंशियल इनकम रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर मेहनत के बाद भी, टाइमली क्रेडिट अवेल करने के बाद भी कहीं ना कहीं आज भी डेट के अंदर है। तो ये जो सिस्टम है, इसी को ठीक करने को स्टूडेंट्स क्या कहा गया, इसी सिस्टम को ठीक करने को कहा गया एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। तो होपफुली डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब पहले मैं किसकी बात करूंगा स्टूडेंट्स, पहले मैं आपसे बात करता हूं कि रुकावटें क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो क्या करनी पड़ रही है, जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स भी बोल सकते हैं, या क्या हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम की बात करता हूं तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम फार्मर्स के साथ आ रही है वो क्या आ रही है। नाउ स्टूडेंट व्हाट डू वी मीन बाय डिस्ट्रेस सेल। स्टूडेंट देखो, डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है, आम है, आम सीजन के हिसाब से ग्रो किया जाता है, ठीक है। मैं एक क्या हूं, मैं एक मतलब एक फार्मर हूं जो कि जिसके पास क्या है, आम के बगीचे हैं और मैं आम को ग्रो कर रहा हूं, ठीक है। अब ये सीजन मैंने आम को ग्रो कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, होलसेलर आता है, ठीक है, या जो भी बड़ा ट्रेडर है गांव का वो आता है, वो कहता है कि भाई अपने आम मुझे बेच दो। मैंने कहा बिल्कुल बेच दूंगा। अभी ना सीजन खत्म हो चुका है, ठीक है। उसने बोला कि भाई देख अब तो सीजन खत्म हो गया है, ठीक है। तो सीजन खत्म हो गया है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि तेरे जो आम है मार्केट में अब तेरे को कोई अच्छा रेट नहीं देने वाला, ठीक है। तो मैंने कहा यार हाँ बात तो सही है। तो मेरे को मान लो एक पेटी आम, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, एक पेटी आम मुझे पड़ रहे थे 500 रुपए के, बना करके मतलब ग्रो करके, जिससे मैंने अपना प्रॉफिट भी लगाया हुआ था, ठीक है। तो 500 रुपए के पड़ रहे थे। अब वो बोलता है कि भाई 400 रुपए के बेच दे। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो आप, 500 का तो मुझे है, मैं 400 कैसे बेच सकता हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर 500 नहीं तो 450 मिले, मैं अपना प्रॉफिट छोड़ दूं, जो मेहनत करी वो तो मिले मुझे, ठीक है। उसने कहा भाई नहीं 400 में बेचो। मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है, चला गया वो। होलसेलर को पता था कि इसके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो ये स्टोर कर नहीं पाएगा। अगर ये अपने पास रख लेता है तो आम हफ्ते 10-15 दिन में सारे आम खराब हो जाएंगे, और जो मैं 400 दे रहा हूं इसको वो भी नहीं मिलेंगे, तो अगली बार अपने आप ही लाइन पे आके सस्ते में बेच देगा। मतलब फार्मर को एक तरीके से फोर्स किया जाता था सेल करने के लिए। फोर्स एक क्या हो गया, एक तो डायरेक्ट फोर्स हो गया कि भाई तेरे को बेचना ही पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट नहीं हुआ, या इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि फार्मर को बिग ट्रेडर्स उनका ढंग का प्राइस ऑफर ही नहीं करते थे, और जब वो उनको एक सही प्राइस ऑफर नहीं करते थे तो फार्मर्स दबाव में आकर के अपने आउटपुट को बेच देते थे। उस तरह की सेल स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, उस तरह की सेल को हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, जिसमें फार्मर क्या करता है स्टूडेंट, जिसमें फार्मर अपने प्रोड्यूस को जितना ज्यादा हो सके अपने मनी लेंडर्स को, विलेज ट्रेडर्स को क्या करता है, पे कर देता है कि चलो यार जो कर्जे हैं वो तो चुक जाएंगे, ठीक है। अब मैं मार्केट तक जाऊंगा, बिकेगा, ढूंढूंगा, पता नहीं क्या होगा। तो फार्मर के दिमाग में इतनी सारी कैलकुलेशन रहती है, तो उन कैलकुलेशंस को सोचते समझते वो उसको लॉस में भी बेच देता है, कम प्राइसेस पे मतलब बेच देता है। तो इस तरह की सेल जिसमें एग्रीकल्चरल आउटपुट को लॉस पे या लो प्राइसेस पे बेचा जाए, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस सेल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फार्मर्स के साथ, डिस्ट्रेस सेल की, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद अगर मैं आपको सेकंड प्रॉब्लम की बात करूं तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है। अब स्टूडेंट्स लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज का मतलब क्या है, प्रॉपर वेयर हाउसेस का ना होना, ठीक है। देखो अगर आप एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करते हो तो यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी तो फार्मर क्या करेगा, जिस भी रेट को उसको उस टाइम पे मिल रहा होगा उसको बेचना पड़ेगा। अगर आप उसको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी दे दो तो वो क्या करेगा, वो अपने आउटपुट को अपना रखेगा, संभाल के रखेगा, कब तक, जब तक उसको एक अच्छा प्राइस ना मिल जाए, ठीक है। लेकिन जब तक आप उसे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं दोगे तब तक क्या होगा, तब तक वो उसको सस्ते रेट पे ही बेच देगा, ठीक है। अगर हम आज के स्टूडेंट्स आज के डेटा के हिसाब से भी बात करें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम आज भी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 10% जो होता है ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट जो होता है, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, मतलब आज के डेट में भी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, आज की डेट में भी स्टोरेज फैसिलिटीज कम होने की वजह से जितना भी एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है वो हर साल 10% क्या हो रहा है, वेस्ट होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास स्टोरेज ही नहीं है। स्टोरेज होगी तो आप बेच पाओगे, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो आप उसे बेच नहीं पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में आ रही है, सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारी कंट्री को फेस करनी पड़ रही है, दैट इज मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। इसका मतलब वही जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर किया, जो बिग ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, मतलब आप इंडिपेंडेंस के बाद से भी देखो वो लोग क्या करते हैं,
फॉल्टी वेइंग मशीन्स का यूज कर लेते हैं। मतलब होगा कितना, होगा 100 किलो, लेकिन वेइंग मशीन के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट्स करके, कुछ भी अडल्ट्रेशन वगैरह करके क्या करेंगे, 80 किलो मेजर करेंगे, 70 किलो मेजर करेंगे। तो मतलब जो बिग ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन उनके साथ वो लोग करते हैं, इसलिए फार्मर को भी अपनी एक प्रॉपर इनकम जितनी आनी चाहिए उसको वो नहीं आ पा रही है। ठीक है, फिर हमारे पास है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर फार्मर समहाउ किसी तरीके से क्रॉप्स को ग्रो कर ले और अपने लिए स्ट्रेंथ सम अप कर ले कि नहीं मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ले जाकर के मार्केट में बढ़िया तरीके से बेचूंगा। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, मंडीज वगैरह में जाकर के मैं जाके बेचूंगा। तो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत स्टूडेंट यहां पे आ रही है कि उसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ही नहीं है। ठीक है, बुलक कार्ट्स लेकर के वो आ नहीं सकता। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इस तरह के कोई ट्रक्स या फिर कोई टेम्पूज वगैरह नहीं चलवाए जो क्या करे, जो कहीं ना कहीं लोकल मार्केट जो है, मतलब जो विलेज की मार्केट है, रूरल पार्ट की मार्केट है, उस रूरल पार्ट की मार्केट को कनेक्ट कर दे किससे, अर्बन मार्केट से। तो अब जब ये कनेक्शन दोनों के बीच में नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स, किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के अंदर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, फार्मर ने सोचा चलो स्ट्रेंथ सम अप किया कि मैं इस आउटपुट को शहर में ले जाके बेचूंगा। अब शहर में ले जाके बेचने के लिए उसको बुलक कार्ट की हेल्प से तो नहीं आ सकता क्योंकि इस तरह की रोड्स नहीं है। ठीक है, तो जब रोड्स ऐसी नहीं है और उसके पास इस तरह के टेम्पू, ट्रैक्टर्स या फिर बढ़िया वाले मतलब ट्रक सिस्टम कुछ भी इस तरीके का नहीं है, तो जब इन सब चीजों की जब कमी है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑल दीज ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, फार्मर्स जो है रूरल पार्ट में लोकल में ही कंपेल हो जाते हैं, एक तरह से मजबूर पड़ जाते हैं कि भाई अब तो यहीं बेचना पड़ेगा क्योंकि अर्बन शहरों की मंडी तक ले जाने के लिए कोई मीडियम हमारे पास नहीं है। तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ये एक दिक्कत है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, वही इंटरमीडिएरीज की वजह से क्या है, फार्मर्स को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि प्रॉपर मार्केट कहां पे होगी जहां से हम अच्छे और सस्ते रेट पे इनपुट्स को खरीद सके, और फार्मर्स को यह भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो मार्केट्स कहां है जहां पे हम इसको मतलब जिस रेट पे, जो रेट मार्केट में चल रहा है, वो रेट जिस मार्केट में चल रहा है वो मार्केट कहां है। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स हम ये बात बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि रूरल पार्ट में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, सबसे बड़ा बिजनेस एग्रीकल्चर ही है, और हमारे बहुत से फार्मर्स रूरल पार्ट के अंदर जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो हाईली इलिटरेट पॉपुलेशन है, तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए, बड़े बड़े जो फार्मर्स भी, कोई बिग फार्मर्स भी होते हैं, जमींदार भी होते हैं, महाजन भी होते हैं, उनके लिए उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स क्या है, इन दिस वे मार्केट इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर्स आर कंपेल्ड कि उनको उनके लोकल एरियाज में ही अपने बड़े जो सेलर्स है उनको आउटपुट बेचना पड़ता है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट क्रेडिट सिस्टम को अच्छा कर भी देती है, ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, तो उसके बाद भी जब तक आप फार्मर को एक प्रॉपर मार्केट सिस्टम नहीं दोगे, जैसे आप शहरों में रहते हो तो आपको पता है शहरों में क्या है, मंडी सिस्टम है कि प्रॉपर मंडी होती है, वीकली मार्केट सकती है, जहां पे क्या होता है कि जो लोकल वेजिटेबल फ्रूट सेलर्स होते हैं वो अपना सामान लाके अपना एरिया बुक कर लेते हैं और बेच देते हैं। तो बहुत इजीली कर पाते हैं, लेकिन ये सारी सिस्टम, ये सारी फैसिलिटीज गांव वगैरह में नहीं है। तो इसलिए अगर हम रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उस डेवलपमेंट के लिए जो सेकंड थिंग्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे फोकस करने वाली है, वो क्या है, उनके मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप करना। तुमने उनको उधार दे दिया, तुमने उनको क्रेडिट दिलवा दिया, अब तुम ऐसा भी कर दो कि वो क्रेडिट लेके क्रॉप प्रोडक्शन कर पा रहे, उसके बाद उनको इनकम भी आ जाए। क्योंकि तुम कितना ही अच्छी से इनपुट्स वगैरह सब कुछ दे दो, अगर टाइमली फसल बिक नहीं पाई और सही पर्सन के पास डायरेक्टली पहुंच नहीं पाई, तो उस सारे के सारे आपके जितने भी स्टेप्स थे, जितने भी आपने एक तरीके से कोशिशें की, एफर्ट्स की, वो सब क्या हो जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे। कब, जब अगर आप मार्केटिंग सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस प्रेजेंट टॉपिक में मैंने आपको ये समझा दिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें बेसिकली पढ़ना ये है कि किस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, मींस गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया। चलो देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव किया जाना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह समझो। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने कंट्री की बात करता हूं, इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया में लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जो है, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है, वो कौन सा, एग्रीकल्चर ही है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर कोई पब्लिक सेक्टर तो है नहीं, कोई पीएसयू तो है नहीं। ठीक है, तो कंट्री में जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। तो जब इतना बड़ा
जो सेक्टर अगर प्राइवेटाइज्ड ही है, जिसमें से प्राइवेट फर्म्स काम कर रही है, तो वहां पे रेगुलेशन की गवर्नमेंट को जरूरत होगी ही होगी, वरना एक्सप्लॉइटेशन प्रोड्यूसर के पार्ट पे और कंज्यूमर के पार्ट पे, दोनों के पार्ट पे बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मेजर जो क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी है, साथ में उनकी लिमिटेशंस एज वेल। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट को जरूरत है मार्केट्स को रेगुलेट करने की, जिसमें फार्मर्स के साथ जो जिस भी तरह की धोखाधड़ी फार्मर्स के साथ या बायर्स के साथ की जा रही है, ठीक है, एडल्ट्रेशन की वजह से या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से, उसको रोका जा सके, जहां पे फार्मर्स को पूरी तरीके से एश्योरिटी दिलाई जा सके कि जो आउटपुट अब तुम बेच रहे हो वो हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, चाहे क्वांटिटी में चाहे क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, और जो तुम्हें प्राइस मिल रहा है वो बेस्ट ही मिल रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने एपीएमसी कमेटी को स्टैब्लिश किया। अब एपीएमसी कमेटी क्या है, इट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है, ये एक एक्ट पास किया गया था जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी मंडीज हैं उन मंडीज के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बड़े बड़े फार्मर्स, ठीक है, ये लोग जाएंगे और जा करके उस मार्केट के, उस मंडीज के स्टैंडर्ड को चेक करेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन ये लोग क्या करेंगे कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड डिडक्शन एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस बाय कमीशन एजेंट्स, जो कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं वो किसी तरीके से फार्मर से कहीं गलत तरीके के कमीशन तो नहीं काट रहे, या फिर किसी भी तरीके की प्रोडक्ट में डिफॉल्ट बता के कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है करके कहीं उनका बिन बात का जो भी आउटपुट है उसका डिडक्शन या अमाउंट का डिडक्शन तो नहीं कर रहे। ऐसा होता है ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचने जाएंगे ना, तो होगा क्या, हमें पता है प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, जो सामने वाला जो डीलर खरीद रहा है वो अननेसेसरली कुछ भी गिनवाता रहेगा, ये जी देखो ये ऐसे घिस गया है, ये मार्केट में मिलेगा ही कहां, ये नहीं मिलेगा, हमें अपना किसी और से देखना पड़ेगा, वो तो हम अपना जुगाड़ करेंगे। मतलब इस तरीके की बेमतलब की बातें घुमा करके डिडक्शन कर ही देंगे क्योंकि आप उसे अपना प्रोडक्ट बेचने गए हो। तो इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उनको खत्म किया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एनफोर्सिंग द यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड वेट्स का यूज किया जाए, फार्मर्स के साथ फ्रॉड ना किया जाए कि 100 किलो का उसने सामान दिया है उसको 80 केजी के वेट से मेजर करके कर दिया गया, तो वेट्स प्रॉपर होने चाहिए। इसके बाद प्रोवाइडिंग अप टू डेट एंड रिलायबल मार्केट इन्फॉर्मेशन टू द फार्मर्स। ठीक है, मतलब फार्मर्स को अप टू डेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देना, मतलब जैसे कि किस जगह से वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को यूज करके अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, बेटर सीड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, सीड्स के साथ साथ क्या, सीड्स के बेटर सीड्स की इंफॉर्मेशन, जो भी आपके HYV सीड्स है उनकी इंफॉर्मेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स की इंफॉर्मेशन, इसके अलावा जो भी पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है उनकी इंफॉर्मेशन, टाइमली कौन से क्रॉप्स की मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है और किस तरह की सॉइल पे उनको ग्रो किया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन। तो इस तरह की रेगुलर जो इंफॉर्मेशन है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करना। साथ ही साथ में सेटिंग ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ मार्केट कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखो आप ये आपने बात सुनी होगी, जब बर्तन एक जगह रहते तो खनकते ही है, तो अब जाके काफी सारे लोग हैं वहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। अब इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ये सारे काम किसके हैं स्टूडेंट्स, ये सारे काम गवर्नमेंट ने सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट के अंदर डेवलप किए। ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि एक बेटर ट्रैक, एक ना प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग जो है क्या की जा सके, फार्मर्स के लेवल पे बहुत अच्छे से की जा सके। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब जरा मैं बात कर लूं इसकी लिमिटेशन की, तो गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा इनिशिएशन लिया है, बट स्टूडेंट्स आज भी, आज की डेट एज ऑफ नाउ भी अगर हम बात करें तो आज भी जरूरत है ऑलमोस्ट 27,000 पीरियोडिक मार्केट्स को स्टैब्लिश करने का, जिससे कि जो फार्मर्स है वो अपने पोटेंशियल को, वो अपने पास जो मार्केट इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करके एक अच्छे रेट पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। जैसा कि हमने जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी में पढ़ा था कि प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो भाई ये जब तुम बात कर रहे हो स्टोरेज की और ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये स्टोर होना और ट्रांसपोर्टेशन होना ये दोनों किस पे डिपेंड करता है, ये दोनों डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे क्या करती है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है जिससे कि रोडवेज, ठीक है, रेलवेज, वेयर हाउसेस, ठीक है, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं। इनफैक्ट इसके अलावा अगर मैं 2005-6 की बात करूं तो 2005-6 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, भारत निर्माण स्कीम स्टार्ट की थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था विलेजेस से अर्बन एरियाज तक मेटालिक रोड्स बनाई जाएंगी, जिससे कि ऑल वेदर रोड्स होंगी, जिससे कि फार्मर को कभी भी किसी भी सिचुएशन में रूरल पार्ट से अर्बन पार्ट तक पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होंगी और वो अच्छे रेट पे क्या कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को
बेच पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बना रखी है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम ही क्या है, मतलब अगर मैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बात करूं तो आज बहुत से ऐसे गांव के रोड्स है जिनकी कनेक्टिविटी बहुत बहुत फार बेटर हो गई है। जहां पहले वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लोगों को 3 घंटे 4 घंटे 1 घंटे लग जाता था क्योंकि रोड्स इतनी ज्यादा खराब थी। आज वो रोड्स बन चुकी है। इनफैक्ट आप इस बात को भी आपको सुन के अच्छा ही लगेगा, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो लाइट्स हम पहले भी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा टाइम दिन में 2 घंटे आ रही है 4 घंटे आ रही है, आज क्या होती है, आज 24/7 जो है इलेक्ट्रिसिटी गांव वगैरह में प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि ट्यूबवेल्स या फिर कोई भी काम जो है उनका वो रुके ना। ठीक है, देखो कभी कभार पावर कट ऑफ होना एक अलग बात होती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्टूडेंट्स कोशिश कर रही है जिससे कि क्या हो सके, फार्मर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर्ली मिल सके। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने स्टूडेंट क्या किया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का आइडिया सेम है जैसा कि मैंने आपको बार बार कॉर्पोरेशन में बताया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप कलेक्टिव होकर के अपनी फार्मिंग करें। जब आप कलेक्टिव फार्मिंग करोगे तो इसमें आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा रहेगी। यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप समझो। इसमें मैं एक बहुत बड़ा जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने क्या किया, मैं बिस्किट्स बनाता हूं, मेरा काम बिस्किट्स बनाने का, तो उस केस में मुझे व्हीट चाहिए ही। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो व्हीट चाहिए नहीं कि मैं 100 किलो 200 किलो में मेरा काम बन जाएगा, मुझे तो बहुत बहुत बल्क क्वांटिटी में व्हीट चाहिए। मैं एक पर्टिकुलर गांव में गया, ठीक है, मान लो मैं मिस्टर एक्स नाम से गांव में गया। एक गांव है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लैंडसअप। मैं उस गांव में गया, तो उस गांव में जब मैं गया, उस गांव में मैंने सब लोगों से पूछा आप मुझे व्हीट बेचोगे, उन्होंने कहा हम बेचेंगे। अब मैं अलग अलग लोगों से खरीदूंगा तो इस केस में क्या होगा, उनकी बार्गेनिंग पावर उनकी भी स्मॉल पड़ जाएगी। मैंने कलेक्टिवली उनसे बोला, उन्होंने कलेक्टिव अपना क्या बना रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है। उन्होंने कहा हम सब आपको व्हीट देने को रेडी हैं, लेकिन आप इन एडवांस थोड़ी सी हमें पेमेंट करोगे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट को हम आपको सारा का सारा माल दे देंगे। तो ये होता है स्टूडेंट कोऑपरेटिव्स का फायदा कि कोऑपरेटिव्स में बल्क परचेजेस होती हैं। तो जब आप इनपुट परचेज करते हो उसका तो फायदा मिलता है, सिमिलरली जब आप आउटपुट सोल्व करते हो, आउटपुट को सेल करते हो, तब आपको उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिल जाता है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को एग्जाम्पल दिया गया है। और अभी आगे हम पढ़ने वाले स्टूडेंट जैसे अमूल है, ठीक है, होपफुली आप सब अमूल का नाम जानते हैं। गुजरात के अंदर कोऑपरेटिव मार्केटिंग का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल क्या है, जो मिल्क कोऑपरेटिव्स गुजरात में एस्टैब्लिश किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग अगर हम एस्टैब्लिश कर दे, जहां पे फार्मर्स क्या करेंगे, कलेक्टिवली मिल करके एक साथ सारे के सारे काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, इससे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं फार्मर्स के साथ क्या फायदा रहेगा, फार्मर्स के साथ फायदा रहेगा कि उनको बेटर आउटपुट मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट इसका भी एक सेटबैक है। इसका सेटबैक क्या है कि कोऑपरेटिव गवर्नमेंट तो प्रमोट करना चाह रही है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे हम कोऑपरेटिव्स नहीं बना पाए हैं। साथ ही साथ में वो जो लिंक क्रिएट होना चाहिए था, ठीक है, वो लिंक जिससे कि कोई, जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं जो बिस्किट बनाता है, तो मुझे एक पर्टिकुलर लिंक मिल गया कि भाई ये वाली मार्केट, ये वाले गांव में व्हीट बहुत है, आप कनेक्ट कर लो। तो ये लिंक के फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कौन से बड़े बड़े जाइंट जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ या फिर फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उसका कोई एक लिंक प्रॉपर मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो ये दिक्कत आ रही है। इसके बाद स्टूडेंट गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एश्योर करने के लिए, उनकी इनकम को एश्योर करने के लिए क्या बनाए, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि सबसे पहला है एमएसपी, विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां गवर्नमेंट फार्मर को क्या कहती है, आपके एग्रीकल्चरल आउटपुट का आपको मिनिमम हम इतना देंगे ही देंगे। ठीक है, बट यू आर फ्री फ्रॉम आवर साइड दैट यू कैन गो टू द मार्केट। ठीक है, आप मार्केट में जाएं, मार्केट में जाके यू कैन ट्राई, आप मैक्सिमम लेवल पे ट्राई कर सकते हो। आप कोशिश करो कि आपको आपके इस आउटपुट का हमसे ज्यादा भी कोई दे दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप क्या करो, मार्केट में जाओ, कोशिश करो आपको हमसे ज्यादा भी कोई इसका पैसा अगर दे सकता है तो आपको दे दे। अगर आपको मिल जाता है तो आप बेच दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको मिल जाता है तो आप बेच दो, अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम आप बैठे हुए हैं, हम मिनिमम इस रेट पे आपसे खरीदेंगे। जैसे एग्जांपल रिकॉल करो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, आम का एग्जांपल दिया, उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको 600 रुपए देंगे आपके आम की पेटी पे, बट स्टिल यू आर फ्री फ्रॉम आवर साइड। आप मार्केट सर्वे करो, आप मार्केट में जाओ, अपने आउटपुट को बेचने की पूरी कोशिश करो, 700 800 900 जितने का भी बिके बेच दो, जो नहीं बिकेगा वो हम मिनिमम 600 रुपए के रेट पे आपसे खरीद लेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने किया।
अब मेजरली इसको ऐसा स्टूडेंट हर क्रॉप पे नहीं किया जाता, जो कुछ असेंशियल क्रॉप्स है उन्हीं पे किया जाएगा, वरना गवर्नमेंट को भी लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट भी हर चीज का अपने पास स्टॉक बना के करेगी क्या? तो जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो ऐसे कुछ जो क्रॉप्स है उन्हीं का, जैसे टॉप्स है, ठीक है, तो टॉप्स का मतलब क्या है? टमाटो, अनियन, पोटैटो, ठीक है, तो ये जो कुछ क्रॉप्स है टॉप्स है टोटल, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ जो क्रॉप्स है जो नेसेसरी है और जिनका बेसिकली क्या किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक्स मेंटेन करने शुरू कर दिए। कौन का मेंटेन करता है? एफसीआई, विच इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब फार्मर से गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट पे खरीद लिया कि हमने आपको देके खरीद लिया 600 रुपए का। अब गवर्नमेंट इनके स्टॉक्स को अपने पास मेंटेन करती है, सो दैट, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी जब जरूरत पड़े तो इनको सही रेट्स पे स्टूडेंट्स क्या किया जा सके, मार्केट में बेचा जा सके। किसके थ्रू? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। पीडीएस क्या होता है स्टूडेंट्स? पीडीएस में बेसिकली रेशन शॉप्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट रेट से सस्ते में फसलों को, अनाज को बेचती है। आपको पता ही होगा, जिन लोगों के पास रेशन कार्ड होते हैं उनको व्हीट मिलेगा 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, चीनी मिलेगी 8 रुपए, 10 रुपए। मैं एक ऐसे ही आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूं, अमाउंट ले रहा हूं। एग्जैक्टली मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रेशन शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स जो होती है, इनकी हेल्प से, इन सब की हेल्प से जो क्रॉप्स है उनको बेचा जाता है, किससे? मार्केट रेट से कम रेट पे, ठीक है। सो दीज ऑल आर द इनिशिएशंस, ठीक है, which are adopted by our Indian government to improve the agricultural marketing in India, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें जो है समझ में आई होंगी। बिसाइड्स दैट स्टूडेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके अलावा कुछ और भी ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स को डेवलप किया है, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया है जिससे कि गवर्नमेंट क्या कर सके, जिससे कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं और ज्यादा बेटरमेंट कर सके मार्केटिंग सिस्टम का। इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है, हमें ये पढ़ना है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि सिर्फ ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स है इनके थ्रू नहीं, इन्वॉल्वमेंट जो है मार्केटिंग सिस्टम के अंदर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर तो ये है, इसके अलावा एमएनसीज को, ठीक है, प्लस छोटे मोटे मंडीज को स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। प्राइवेट के लेवल पे क्या किया जाए, प्राइवेट के लेवल पे इनिशिएशंस उनको और दी जाए, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि ओवरऑल जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको और ज्यादा बेटर किया जा सके, ठीक है। तो देखते हैं इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स के डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स, क्या किया स्टूडेंट्स, इनिशिएट किए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स की बात करूं तो इस डायरेक्शन में बेसिकली दो चीजें हमें मेनली देखने को मिलती है। ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर प्लेस पे गैदर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां पे क्या होते हैं, एक तरीके से होता है ओपन सेलिंग। तो यहाँ पे ओपन सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया जाता है कि कलेक्टिवली वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद वो वहां से क्या करेंगे, कलेक्टिव सेल करेंगे। कलेक्टिव सेल का मतलब क्या है, वहां पे लोगों को पता चल गया कि अब रेगुलर बेसिस पे ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर मंडीज है, इन मंडीज में आ करके जो भी कंज्यूमर्स है या जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स है वो डायरेक्टली अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास है ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। जैसा मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप कभी दिल्ली आए या अगर दिल्ली में ही है तो आपने केशवपुर मंडी, आजादपुर मंडी, ऐसे कुछ मंडीज के नाम सुने होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे फार्मर्स एक तरीके से क्या होता है, एक बहुत बहुत बड़े पोर्शन में क्या होते हैं, गैदर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जिनका भी एग्रीकल्चरल बिजनेस होता है वो लोग, और वहां पे क्या होगा, वो मॉर्निंग में 3 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे, इनफैक्ट 2 बजे से वो क्या करते हैं, अपना सारा का सारा जो आउटपुट है वो लगाना शुरू कर देते हैं। इन मंडीज के थ्रू क्या होता है, इन मंडीज के थ्रू डायरेक्ट हम जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो, प्लस जो आपने देखा ना, जो भी हॉकर्स वगैरह होते हैं, वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो रेडी पे सामान लेकर के बेचते हैं या लोकल शॉप्स में मदर डेयरी के पास सामान बेच रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इन मंडीज में जाते हैं और जो भी फार्मर्स वगैरह अपना आउटपुट यहाँ पे बेच करके जाते हैं वो उनसे डायरेक्टली यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट, इसका फायदा जो इंटरमीडियरी बीच में अब तक प्रॉफिट खाए जा रहे थे वो हट जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिलता है वो क्या मिलता है कि हम डायरेक्टली अब जो सेलर है मींस फार्मर है, वो फार्मर डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके साथ,
जो भी बायर है उसके साथ, ठीक है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, अपनी मंडी नाम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर क्या है, अलग अलग मंडी स्टैब्लिश्ड है अपनी मंडी के नाम से, जहां पे आप देखो यहाँ पे दोनों तरह के लोगों की नीड पूरी होगी। अगर आप एक कंज्यूमर हो, आप मान लो किसी तरह का भंडारा करवा रहे हो, तो आपको बल्क में आलू चाहिए होगा, ठीक है, और भी कुछ टमाटर वगैरह भी चाहिए होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा इन मंडीज में जा सकते हैं और बल्क में सामान खरीद सकते हो। सिमिलरली अगर आप क्या हो, आप एक लोकल जो भी हॉकर है आप वो है, ठीक है, पेडलर है, ठीक है, उस केस में क्या है, आप भी जा सकते हैं, आपको जो भी चीजें आलू और आप तो मिक्स जनरली वेजिटेबल्स अपने पास रखेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इनके पास जाएंगे, इनसे कांटेक्ट करेंगे और सस्ते रेट पे इनसे खरीद सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। प्लस इसी हिसाब से इसी तरह की हटसपर मंडी है पुणे के अंदर, ऋतु बाजार है आंध्र प्रदेश के अंदर, उजावर संडीज है किसके अंदर, तमिलनाडु के अंदर। तो ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स मंडीज का, जहां पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, फार्मर्स कलेक्टिवली एक जगह पे रुकते हैं, ठहरते हैं और अपना सारा आउटपुट ले जाके वहां पे रखते हैं, ठीक है। यहां पे हम जैसे बायर, इंडिविजुअल बायर और जनरली क्या करते हैं, सेलर्स भी, जो वेजिटेबल और फ्रूट सेलर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सामान अपना खरीद सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट स्टूडेंट ये मंडीज जो होती है वो इतनी सुबह ऑपरेट होती है, जितने में आप और मैं उठते हैं उतने में इनका सारा सामान बिक भी चला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सुबह 3 बजे 2 बजे से वहां पहुंच जाते हैं उस एरिया में, और 6 7 8 बजते बजते मैक्स सारा सामान बेच के वापस अपने घर पे निकल लेते हैं। तो इस तरीके से ये मंडी स्टूडेंट काम करती है। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स क्या किया, एक बहुत मेजर जो स्टेप लिया है वो इस डायरेक्शन में लिया है कि जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज है इनके साथ इनका अलायंस,